म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर है, नीट यूजी की परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया है और इसके साथ साथ 5 और युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। 10 लाख रुपए में पूरी डील की गई थी। 2 MBBS के छात्र और 1 इंजीनियरिंग छात्र भी योजना में शामिल था। तो वो गाड़ी भी आपको दिखा रहे हैं जिसे जब्त किया गया है और डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार करने के साथ ही 5 और युवकों को गिरफ्तार किया गया। अब इन सभी से पूछताछ की जाएगी और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है इसका भंडाफोड़ करने की भी कोशिश की जाएगी। तो आज प्रदेश में नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन किया गया और सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए। नकल ना होने पाए इसे लेकर भी बेहद खास इंतजाम किए गए थे। जहां पर पेन तक अलाउड नहीं था, आप अपना पेन लेकर भी परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते थे, वहां पर आपको दूसरी पेन मुहैया कराई जा रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा कराई गई और इस बीच भरतपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नीट यूजी की परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़ा गया। सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है, क्या अपडेट मिल पा रहा है, कितना बड़ा है ये नेटवर्क? देखिए, ये नेटवर्क काफी बड़ा बताया जा रहा है। 6 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ चल रही है, जिसमें 1 डमी कैंडिडेट है और 5 अन्य उसके सहयोगी हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 2 MBBS के छात्र हैं जिनका तीसरा जो साल है वो MBBS की पढ़ाई में चल रहा है और 1 इंजीनियरिंग छात्र भी इस रैकेट में जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और ये मास्टर आदित्येंद्र में जो डमी कैंडिडेट था वो परीक्षा दे रहा था। बाहर गाड़ी में जो अन्य लोग थे उसके साथी बैठे थे, लेकिन जैसे ही डमी कैंडिडेट को पकड़ा तो जो बाहर गाड़ी में पुलिस सूचना के आधार पर पहुंची थी तो उन्होंने गाड़ी को भगाने का प्रयास किया, वहां से भागने का प्रयास किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी पे कार को भी चढ़ाने का जो प्रयास था पूरी तरह से वो किया गया, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उनको पकड़ा और गाड़ी को जब्त किया है। 6 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे रैकेट के मामले में पूछताछ की जा रही है और संभवतः हो सकता है कि इस पूरे मामले में को बड़े रैकेट का खुलासा जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। 10 लाख रुपए में ये परीक्षा का सौदा हुआ बताया, जिसमें 1 लाख रुपए पहले एडवांस किए गए, 9 लाख रुपए परीक्षा के बाद देने थे। लेकिन इस मामले में जो डमी कैंडिडेट था वो पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर जो बाहर लोग गाड़ी में बैठे थे, जो खड़े हुए थे, जिनसे सौदा हुआ था, वो उनको भी पकड़ा है। मथुरा के थाने में लगातार बिल्कुल दीपक, लेकिन सवाल ये है कि डमी कैंडिडेट परीक्षा केंद्र तक पहुंचा कैसे? क्योंकि 1:30 बजे तक ही एंट्री दी जा रही थी, पूरी तरीके से जांच वहां पर की जा रही थी अभ्यर्थियों की, अंदर एंट्री मिल कैसे गई? सबसे बड़ा यही सवाल है कि उन्होंने किस तरह से जो एडमिट कार्ड पे उन पर फोटो एडिट किया था और फोटो एडिट करने के बाद जो कार्रवाई थी उनके द्वारा पहले से ही कर ली गई थी कि किस तरह डमी कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचाना है। वो पूरा प्रोसेस जो पूरा रैकेट बाहर खड़ा हुआ था उसने पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी और उसके बाद डमी कैंडिडेट को फर्जी तरीके से अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाया गया और उसके बाद जब अंदर जांच की गई तो खुलासा हुआ कि ये जो डमी कैंडिडेट है वो दूसरे छात्र की जगह पर परीक्षा दे रहा है। उसके बाद में उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि जो असली कैंडिडेट है वो बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके साथ अन्य लोग भी है। उसके बाद जब पुलिस बाहर निकल कर आई तो देखा था कि एक बलेनो गाड़ी जो कि 200 नंबर की गाड़ी है उसमें वो 5 से 6 लोग बैठे हुए थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक जो मुख्य व्यक्ति था वो भागने में सफल हो गया, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल मथुरा के थाने में FIR दर्ज कराई जा रही है। FIR के बाद में जो आगे की कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई ये आज की कही जा सकती है क्योंकि परीक्षा में नकल के मामले में आज पूरे देश में ये नीट की जो परीक्षा है वो कराई जा रही थी, जिसमें भरतपुर में भी ये परीक्षा चल रही थी। भरतपुर में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से डमी कैंडिडेट परीक्षा दे रहा था, कितने रुपए में सौदा हुआ था, ये सारी बातों का जो खुलासा है वो सामने निकल करके आ रहा है। ये पूछताछ की जा रही है पुलिस द्वारा। पूछताछ के दौरान पूरा जो इनका रैकेट है यानी कि कहां पर इन्होंने और परीक्षाएं कराई थी, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब एक जगह पर डमी कैंडिडेट परीक्षा करा रहा है तो कितना बड़ा रैकेट होगा, उसमें और भी लोग शामिल होंगे, कहीं दूसरी जगह भी इन्होंने प्लानिंग की होगी। इन तमाम बातों को लेकर के जो पूछताछ है वो की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं और भी इस तरीके की वारदात हुई जिन्हें पकड़ा भी नहीं गया? क्योंकि कुछ लोग पूरे ईमानदारी के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन डमी कैंडिडेट की वजह से वो सफल नहीं हो पाते। ऐसे में जरूरी है कि डिटेल जांच की जाए और कहां कहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं इसका भी खुलासा हो सके। असल अभ्यर्थी भी पकड़ लिया गया है दीपक? देखिए बिल्कुल, असल जो अभ्यर्थी है वो भी बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको भी पकड़ लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। उसके पूछताछ के बाद बिल्कुल दीपक, पूछताछ के बाद कई और खुलासे भी होंगे, बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होने की भी उम्मीद है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।
और प्रदेश के 24 शहरों में अलग अलग सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान कई जिलों में हंगामा भी दिखाई दिया। सवाई माधोपुर में आदर्श विद्या मंदिर में परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी मीडियम का पर्चा थमा दिया गया। वहीं जब विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति जताई तो विद्यार्थियों से ही बदसलूकी की गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़कर कैंपस में जाने का फैसला किया। वहीं इसके बाद परिजनों ने भी हंगामा शुरू किया। वहीं इस बीच मारपीट की घटना भी सामने आ गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं परीक्षार्थी पर्चा लेकर केंद्र से बाहर निकल गए। जयपुर में तेज धूप और गर्मी होने की वजह से आज स्टूडेंट्स के साथ साथ परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करते हुए अभिभावकों की भी परीक्षा दिखाई दी। परीक्षा केंद्रों के बाहर कोई अभिभावकों के लिए अतिरिक्त इंतजाम नहीं थे। शहर में दूर दराज से आए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ गई। कोटा, अजमेर और झुंझुनू में परीक्षा संपन्न हुई और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा जो है वो राजधानी समेत प्रदेश के 24 शहरों में भी संपन्न हो गई है। इस परीक्षा को देकर के बाहर लौटते हुए अभ्यर्थियों की आप तस्वीर देखिए। ये जयपुर का रामबाग का एक स्कूल है, जहां पर के इस समय में परीक्षा देकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लौट रहे हैं। काफी लंबे अंतराल की तैयारी के बाद में जो इम्तिहान है वो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर दिया है। जो परीक्षा देकर के लौट रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश भी है। किस तरह का एग्जाम रहा है वो मैं जानने की कोशिश। कैसा एग्जाम रहा आपका? अच्छा था। मतलब कौन से ऐसे सवाल थे जिनने ज्यादा परेशान किया? एक्चुअली मेरी केमिस्ट्री वीक थी। केमिस्ट्री वीक रही। ओवरऑल कैसा पेपर? इजी था। इजी रहा पेपर। मैं कुछ लोगों से और भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। जो स्टूडेंट्स इस समय में बाहर निकल रहे हैं उनसे जानता हूँ कैसा पेपर रहा आपका? अच्छा रहा। देखिए, जो इस समय में स्टूडेंट्स बाहर इस समय आ रहे हैं उनसे मैं बात करूंगा कि किस तरह से जो है उन्होंने आज अपना इम्तिहान दिया, क्योंकि ये देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है, उस पर दाखिले के लिए इम्तिहान होता है और कड़ी मेहनत जो है वो इसके पीछे होती है। नीट परीक्षा जो है वो देश भर के 500 से ज्यादा शहरों में हुई है और राजस्थान में भी ये 24 शहरों में इस परीक्षा का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। स्टूडेंट्स जो है वो इस समय में परीक्षा केंद्र के बाहर जो है लौटते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और काफी जो है बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी चुनौती के साथ में इन्होंने अपना यहाँ पर इम्तिहान दिया है। जैसलमेर लोकसभा सीट के कन्वीनर मदन राठौर ने बाड़मेर सीट जीतने का दावा किया है। मदन राठौर ने कहा कि शिव विधायक रविंद्र भाटी ने चुनाव लड़कर सांसद बनने का ख्वाब पाला, मगर बाड़मेर की जनता ने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिव विधायक को डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर अपने इलाके में विकास के काम कराने चाहिए थे, पर अति महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने एक बेहतरीन मौका गंवा दिया। उन्होंने दावा किया कि बाड़मेर सीट भी बीजेपी जीतेगी। जब भजनलाल जी के साथ उसने वार्ता करी तो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के यदि काम करता तो बाड़मेर में शिव विधानसभा क्षेत्र का भला कर सकता था, क्योंकि दिल्ली में सरकार, राजस्थान में सरकार, तो वो सरकार के साथ जुड़ करके यदि काम करता तो लाभ जनता को दिलवा सकता था। लेकिन उसने महत्वाकांक्षा इतनी जागृत कर दी। कुछ हमारे राहुल गांधी जी ने उसको ब्रिटेन में बुलाया, ऐसा मैंने सुना है, एक वीडियो भी आया था कि वहाँ ब्रिटेन में बुलाया और वहाँ खालिस्तानी समर्थक लोग भी उनसे मिले और वहाँ मिलकर के उन्होंने फंडिंग भी किया। तो वहीं राजसमंद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस न सिर्फ अपनी जीत का सूखा खत्म करेगी बल्कि दहाई की संख्या में सीटें जीतेगी। दामोदर गुर्जर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप की योजनाओं को बंद करने से जनता में वर्तमान सरकार के प्रति आक्रोश है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसी आधार पर कांग्रेस को प्रदेश में दहाई की संख्या में सीटों पर जीत मिलेगी। मिल रहा है और इंडिया गठबंधन जिस तरह से मेहनत कर रहा है, जो इंडिया गठबंधन ने अपनी योजना दी है, मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें महिलाओं को हम 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, जैसे संविधान बदलने की बात करते हो, तो जनता का पूरा मानस है हमें बहुत अच्छे वोट मिले और हम दहाई के रूप में, दहाई में हम यहाँ जो है संख्या में, दहाई की संख्या में हम हमारी सीटें जीतेंगे।
तो वहीं नागौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। प्रथम चरण के मतदान के दौरान नागौर के कुचेरा में फर्जी मतदान को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के सिर पर चोट लगी थी। साथ ही हनुमान बेनीवाल के समर्थकों से भी मारपीट हुई थी और इसी बात को लेकर बेनीवाल ने कुचेरा में थाने के घेराव की चेतावनी दी और कुचेरा में बिना अनुमति के समर्थकों को संबोधित किया था। बीजेपी के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने इसकी शिकायत पर्यवेक्षक को दी। इसके बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कुचेरा थाने के एसएचओ ने बेनीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज दिल्ली प्रवास के दौरे पर हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में आयोजित नारी सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। नारी सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में वोट कर विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता, सह संयोजक लता गुप्ता, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा अपर्णा गोयल, मेहर चंद गहलोत, पूर्व पार्षद स्वाति गुप्ता और गुंजन गुप्ता समेत कई भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। हम चाहे 33% आरक्षण की बात करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस बात की साक्षी हूं, मैं वहां उपस्थित थी, मैं विटनेस हूं। जब ये बिल आया, संसद में ये बिल आया, उस समय हम सब ने सोचा कि ये तो बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना डिबेट के पास हो जाएगा। इतना बड़ा काम है। हम सब चाहते हैं कि महिलाओं को 33% कम से कम 33% आरक्षण मिले और मोदी जी ये लेके आए हैं तो जरूर पास होगा। इसमें तो डिबेट नहीं होगी, 2-3 घंटे में पास हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए विपक्ष की मानसिकता, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है, ये जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया कि ये बिल पास नहीं हो, ये बिल पास नहीं हो। और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी के मामले में उदयपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी उदयपुर में कैटरिंग का काम करता है और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करता है। पुलिस पूछताछ में यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेषता के चलते धमकी देने का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आदिवासी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित बताया जा रहा है छात्र। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से भी प्रेरित है और पिछले चुनाव में एक राजनीतिक दल के लिए प्रचार प्रसार में भी जुटा हुआ था। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिर किसके सिर बंधेगा ताज। कोटा में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल बेचैन हैं। एक और जहां ओम बिरला अपनी हैट्रिक के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल कांग्रेस की हार का सूखा खत्म होने का दावा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। किसके सर सजेगा कोटा का ताज? बिरला होंगे सरताज, गुंजल पलटेंगे बाजी। एक तरफ सौम्य और शांत चेहरा, तो दूसरी ओर मृत प्राय कांग्रेस में जान फूंकने के लिए संघर्ष करता एक नेता। एक तरफ 5 बार की जीत का अनूठा रिकॉर्ड, तो दूसरी तरफ 5 में से 3 चुनाव हारने के बाद जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास करता एक नेता, जिसकी विचारधारा तो बीजेपी की थी, मगर अब पार्टी छोड़ वो कांग्रेस की नाव में सवार है। कोटा में बीजेपी के मजबूत गढ़ में इस बार कांग्रेस ने हलचल पैदा करने की कोशिश तो की है, लेकिन आखिर में चुनाव प्रबंधन में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के मुकाबले पिछड़ते दिखाई दिए। 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव में शांति धारीवाल को चुनाव हराकर बिरला ने सनसनी मचा दी थी। उसके बाद बिरला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओम बिरला 3 बार विधायक और 2 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार सांसद के रूप में बिरला अपनी हैट्रिक के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये चुनाव
देश की सुरक्षा और देश को आगे बढ़ाने के चुनाव हैं। इसलिए ये दौर जो हमारा है 10 साल का, इस 10 साल में मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। जो अगला तीसरा कार्यकाल है वो मोदी जी का और ऐतिहासिक भी होगा और निर्णयदार भी होगा। ओम बिरला ने राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर होकर चुनाव लड़ा। कोटा बूंदी की जनता को बिरला आखिरी तक राम मंदिर और मोदी सरकार की उपलब्धियां याद दिलाते रहे, तो प्रहलाद गुंजल कोटा एयरपोर्ट पर बिरला को घेरते रहे। 10 साल हो गया, जरा सी सांसदी के लिए मोदी और मंदिर का मुखौटा लगा के लोगों को ठगने की चेष्टा मत करो। पहली बार भरोसा होता है, दूसरी बार में कर्मों की किताब जांची जाती है। आपके 10 साल के कर्म बताइए। बिरला कोटा दक्षिण में गुंजल के मुकाबले रिकॉर्ड बढ़त ले सकते हैं। रामगंज मंडी और सांगोद से भी बिरला को बड़ी बढ़त की आस है, तो गुंजल का पूरा खेल केशव राय पाटन और पिपलदा पर टिका है। कांग्रेस जातीय गणित को अपने पक्ष में समझकर मतदान के दिन तक अति आत्मविश्वास में दिखाई दी, तो बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने एक एक वोटर को घर से निकलवाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। कांग्रेस के अधिकांश नेता वोटिंग के दिन फील्ड से नदारद दिखे, बस कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत जोश दिखाई दिया। ग्रामीण इलाकों के जिन बूथों पर मतदान ज्यादा हुआ है, वहां से कांग्रेस को बड़ी बढ़त की उम्मीद है, तो शहरी क्षेत्रों का मतदान बीजेपी की बड़ी बढ़त का इशारा कर रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो प्रहलाद गुंजल ने इसे बिरला बनाम गुंजल का चुनाव बनाने की कोशिश की। गुंजल ये तो कहते रहे कि बिरला अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मोदी और मंदिर का मुखौटा लगा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव में कहीं भी प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं लिया। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यानी विधानसभा चुनाव में मुकाबला बराबरी का था। फिलहाल सत्ता विरोधी लहर के दम पर प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतने के दावे कर रहे हैं, पर जमीनी हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि बिरला एक बार फिर अपने को 21 साबित करने में कामयाब हो गए हैं। गुंजल को कोई चमत्कार ही जिता सकता है। कोटा में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। बीजेपी इसे अपने पक्ष में करार दे रही है, तो कांग्रेस भी इससे हतोत्साहित नहीं है। प्रहलाद गुंजल का यही कहना है कि जनता ने बदलाव का मन बनाकर ज्यादा वोट किया है, तो ओम बिरला को यकीन है कि पीएम मोदी की आंधी चली है और राम मंदिर के नाम पर जनता ने बीजेपी को वोट किया है। देखना यही है कि ओम बिरला जीत की हैट्रिक बना पाएंगे या फिर प्रहलाद गुंजल हार की हैट्रिक। इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वही कोटा के सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी को देखते हुए अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। आज 3 सामाजिक संस्थाओं के दर्जनों युवाओं ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक परिसर में 3 सामाजिक संस्थाओं के युवाओं ने ब्लड बैंक कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज 50 यूनिट से अधिक यूनिट का रक्तदान संग्रहण हुआ। ये ब्लड थैलेसीमिया, गर्भवती महिलाओं सहित अन्य जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए आज हमने और युवाओं ने आह्वान किया था, विशेष रूप से मई, जून और जुलाई में रक्त की अत्यधिक कमी पड़ती है और हाड़ौती का संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सब जगह से रक्तदाता यहाँ आते हैं। ऐसे में रक्त की कमी नहीं हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसी को देखते हुए आज हमने शिविर लगाया। बड़ी संख्या में युवा हैं और ऐसा प्लान किया है कि आने वाले 3 महीने तक बैक टू बैक हर हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में 3 बार लगातार शिविर लगे। तो वही सवाई माधोपुर में दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर नगर परिषद का पीला पंजा चला। दरअसल अतिक्रमणकारियों की उस वक्त शामत आ गई जब स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अतिक्रमण हटाओ दस्ते और पुलिस बल के साथ बजरिया के बाजार में निकले। मंत्री की मौजूदगी में नगर परिषद के दस्ते ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दस्ते ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा और बरसों से जमे अतिक्रमण को खत्म कराया गया। कृषि मंत्री ने नगर परिषद के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त बताएगा। और आमजन ने जो शिकायत की थी, इधर उधर इतना अतिक्रमण हो गया कि बाजार में चल पाना भी दुष्कर कार्य है।
अधिकारियों ने तय किया कि आम जन को आवागमन को असुविधा नहीं हो और जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन हो गए नगर परिषद से परमिशन से लगी है उन सब के खिलाफ नगर आयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं ब्यावर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शहर के एकमात्र बिचडली तालाब के क्षतिग्रस्त परकोटे का निर्माण कार्य शुरू हो गया। नगर परिषद के अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ परकोटे पहुंचे, जहां पर निर्माण कार्य में उत्पन्न हो रही बाधाओं को दूर किया गया। इस दौरान जेसीबी की सहायता से परकोटे क्षेत्र में हो रखे पक्के निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया और नींव खुदाई का काम शुरू हुआ। बता दें कि नगर परिषद प्रशासन ने पूर्व परकोटा निर्माण के लिए कार्यादेश जारी कर दिए थे और निर्माण कार्य के लिए पूर्व में तैयारी भी शुरू की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते ये कार्य टल गया था। परकोटा निर्माण के लिए 20 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। हमारी जो धरोहर है परकोटे की, इसके दीवार की शिकायत पूर्व में मिली थी और पूर्व में टेंडर भी जारी किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश से लोग विरोध कर रहे थे। पहले भी काम चालू था ये, लेकिन उसको अवरोध आया तो पूरी जाब्ता मांग के अधिकारियों ने उस काम को लगातार निरंतर चालू करवाया है, ताकि वो धरोहर का हमारी बची रहे। और जो लोग इतने सालों से अपेक्षा करते हैं या कई बार आप अखबार पढ़ने में या देखते हो शिकायतें रखते हैं, तो शिकायत को दूर करने का हमने कई महीने पहले ही कर दिया था, पर ये प्रगति पे नहीं आया, धीरे धीरे चल रहा था। अभी पूरी जाब्ता लेके वो आज कार्रवाई हमारे नगर परिषद के अधिकारियों ने की है, जिसको लगातार जारी किया जाए। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का टोंक से बड़ी खबर है। टायर पंचर की दुकान में आग लगने की सूचना है। टायर पंचर की दुकान आग का गोला बन गई। दुकान में रखे टायरों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आसमान में धुआं ही धुआं हो गया। सूचना पर सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन लपटे दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर टायर बनाने की दुकान में आग लग गई है। टायर पंचर यहां पर ठीक किया जाता है और इसी दुकान में आग लग गई है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर ये आग लगी कैसे, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और जो राहगीर यहां से गुजर रहे हैं वो भी इस घटना को देखते हुए वहां से जा रहे हैं। दुकान में रखे टायरों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो गई। कि रिलायंस जियो ने राजस्थान में एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन किया है। जियो ने राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक 2,67,00,000 ग्राहकों का आधार हासिल किया। बड़े ग्राहक आधार के साथ ही जियो राजस्थान में नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर के स्थान पर बरकरार है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में जियो ने प्रदेश में कुल 1,46,000 नए ग्राहकों को जोड़ा और अन्य ऑपरेटर से बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि जियो ने प्रदेश के 350 से ज्यादा शहरों और कस्बों में 5G सेवाएं देनी भी शुरू कर दी हैं। और बात अब गर्मी की करेंगे। प्रदेश में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आपको बताते चले। कल कई जिलों में पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। पारा हाई होने वाला है। 7 मई से हीट वेव चलने के भी आसार हैं। जोधपुर बीकानेर संभाग में हीट वेव के आसार जताए जा रहे हैं। पारे में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। पारा 43 से लेकर 45 डिग्री दर्ज होने की भी संभावना है। तो गर्मी और ज्यादा पड़ने वाली है। ऐसे में आपको और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मौसम विभाग की ओर से हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। जोधपुर बीकानेर संभाग में हीट वेव के आसार जताए गए हैं और पारे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी की भी संभावना है। तो पारा जो 42 डिग्री 41 डिग्री पर बना हुआ था वो बढ़कर 43 से 45 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में आप सभी को लू से बचने की जरूरत है। लू से बचने के लिए जरूरी उपाय जरूर आजमाएं। तो गर्मी लगातार प्रचंड और उग्र रूप दिखा रही है और इसी बीच प्रदेश में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
तो प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ रही है। बीकानेर में दिन चढ़ने के साथ ही सूरज का कहर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दोपहर तक शहर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा दिखाई देने लगा है। तेज गर्म हवाओं से घरों से निकलने वाले लोग बेहद परेशान हैं। काम के लिए जाने वाले लोग मुंह को कपड़े से ढककर बाहर निकल रहे हैं। तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच जाने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कुछ लोग ठंडे पेय का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में गर्मी और तेज होने के साथ ही हीट वेव का भी खतरा बना रहेगा। में लगातार गर्मी का सितम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और दिन प्रतिदिन पारे में चढ़ाव आ रहा है। हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो बचाव करने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी सर, गर्मी जो है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा होगी, क्या किस तरह से लग रहा है? गर्मी बार बार ये जैसे ज़्यादा हो रही है तो कभी मुंह धोने का भी हो रहा है, कभी जूस पी के भी इस गर्मी को कम कर रहे हैं। 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी, तो इस बचाव के लिए तौलिया गमछा ये भी घर से निकलते हैं, कम से कम 20 कदम जाते हैं तो ही भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है 2 दिन से। निश्चित रूप से जो है बचाव कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये सर पे क्यों लगा रखा आपने? गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ गया है सर, और अपने बीकाणा में वैसे भी थार है, मरुस्थल है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी का बचाव करें, अति आवश्यक हो तभी घर से निकलें, और घर से निकलें तो टवाल वगैरह लेके निकलें। नींबू पानी है, शीतल जल है, जूस है, इनका अधिकाधिक उपयोग करें। आप किस तरीके से बचाव कर रहे हैं गर्मी का? मैं तो सर टोपी लगा के बचाव कर रहा हूँ गर्मी का। वैसे भी नींबू पानी की व्यवस्था घर से भी कितना टेम्परेचर कितना हो गया? अभी सर 42 के आसपास होगा टेम्परेचर गर्मी का। बहुत गर्मी परेशान कर रखा आगे, तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी और बढ़ती जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या किस तरीके से। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है बीकानेर में, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी की वजह से हम रुके हैं यहाँ पर। हमारे इस राहगीर हैं, हम इधर से निकल रहे थे, तब गन्ने का जूस पी कर गले को तरल कर रहे हैं। गर्मी बहुत है, तो गर्मी में हम अपने शरीर में पेय पदार्थ पी कर के हम अपने को राहत प्रदान कर रहे हैं। हम तो बचाव छाँव में खड़े हैं। आप इंसान तो अपनी जूनी में कहीं भी जाके और अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी उनको दाना पानी, और कई सनातन धर्म के लोग उनको पशुओं को पानी पालिशिया में डाल के वो अपना जल भर दे, तो वो उनका जीवन, मनुष्य अपना जीवन गर्मी से राहत प्राप्त कर सकता है। हम तो आते हैं ग्राहकों को गर्मी में नींबू और पुदीने से राहत करके जूस पिलाते हैं, उनको तन और मन ठंडा करके भेजते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो है तन मन ठंडा करने की भी बात हो रही है, यहाँ पशु पक्षियों को बचाने की भी बात की जा रही है। पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में अभी बीकानेर के लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो झुंझुनू का पिलानी कस्बा बीते 24 घंटों में प्रदेश का सर्वाधिक गर्म इलाका रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिलानी कस्बे में दिन का सर्वाधिक तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में हीट वेव की भी चेतावनी जारी की है। खासकर 7 से 9 मई के बीच गर्मी का असर और तेज होगा। वहीं चिकित्सा विभाग ने भी हीट वेव को देखते हुए माकूल प्रबंध किए हैं। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवा और बेड की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही बार बार जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने विपक्षी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अमित शाह ने कहा कि अगर इन लोगों को बहुमत मिलता है तो इनका प्रधानमंत्री कौन होगा पता ही नहीं है। सुनिए और क्या कहा। बैठी है 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देना है। कि राहुल नाम का यान जो है सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया,
21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है। जहां जाओगे वहां हारोगे भाइयों बहनों। ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। विपक्ष पर अमित शाह का बड़ा हमला। अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती। राहुल को रायबरेली से जीतने का चैलेंज। लोकसभा चुनाव की जंग में मिशन 400 पार के लिए बीजेपी पूरे दम खम से मैदान में है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में रैली की। इस रैली से उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी खेमे में नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों लोगों को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन ये नहीं गए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, क्या शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब मैं एक नाम और बोलने जाता हूं। हंसना मत भाइयों, जरा भी मत हंसना। मैं एक और नाम बोलने जाता हूं। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाई और बहनों, इनके साथ प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और ये राहुल बाबा और जगन गारू दोनों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, मगर दोनों नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, आंध्र वाले उनके लिए वोटिंग करेंगे क्या? इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह दमन की एक चुनावी रैली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। दमन में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल यहां से वहां क्यों भाग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि सीटों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत राहुल गांधी में। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल नाम का यान सोनिया गांधी ने 20 बार लॉन्च किया, मगर ये यान लैंड करने का नाम नहीं ले रहा है। अब 21वां ट्रायल भी क्रैश करने वाला है, लैंड नहीं करने वाला है। क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। 2024 के रण में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। जिनका संघर्ष बहुत बड़ा था और उस संघर्ष को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और उसके बाद से जब राम मंदिर यहां पर बन गया तो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार अयोध्या यहां पर पहुंचे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम लला का पूजन करते हुए, आरती उतारते हुए वहां पर दूसरी बार राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दौरा और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया था। जबरदस्त उत्साह वहां पर लोगों में दिखाई दे रहा है। इससे पहले रोड शो की तस्वीरें भी सामने आई और इस वक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। तो एक और लोकसभा चुनाव लगातार जारी है। तीसरे चरण की वोटिंग की जानी है, जिसे लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं अयोध्या धाम, जहां पर प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा हुई है और बीजेपी इसका क्रेडिट भी लेती है। बीजेपी का कहना है कि हमने जो वादे किए वो पूरे किए और इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो राम मंदिर का ही है बीजेपी के लिए, जिसके पक्ष में माहौल भी बनाया जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी संख्या में भीड़ आप देख पा रहे हैं। दिवाली जैसी तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से सामने आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं तो आज का दिन अयोध्या वासियों के लिए एक बार फिर से खास हो गया है। बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर कई बड़े मिनिस्टर्स भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो आरती उतारते हुए प्रभु श्री राम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसे बेहद महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है। तो रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। रोड शो को लेकर भी बेहद खास तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें लगातार रोड शो की तैयारियों की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जब रोड शो करेंगे तो वो पल भी बेहद खास होगा, क्योंकि लोगों में जबरदस्त उत्साह इस वक्त दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक के लिए बेकाबू नजर आ रहे हैं और उनके एक झलक के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर भीड़ है। लेकिन रोड शो से पहले इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं जीत का और इसके बाद पहुंचेंगे भव्य और मेगा रोड शो में। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही जा रही है। जीत की हैट्रिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे, यह कहा जा रहा है वहां पर, और मोदी मोदी के नारे भी गूंज रहे हैं। तो तस्वीरें अयोध्या से सीधी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम लला की आरती उतार रहे हैं। अब 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि दौरे का असर क्या रहा। लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें, पहली सीधी तस्वीर अयोध्या से और दूसरी तस्वीर रोड शो की आपको दिखा रहा है, जहां पर तैयारियां कर ली गई है। खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाएंगे, लोगों से वोट करने की भी अपील करेंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको सीधी दिखा रहे हैं अयोध्या से प्रभु श्री राम लला के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उन्होंने आरती भी उतारी और अब प्रभु से जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। देश के सुख समृद्धि की भी कामना की जा रही है पीएम मोदी की ओर से। तो कुछ ही समय में रोड शो की अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अयोध्या से सीधी तस्वीर, जहां पर बेहद खास तैयारियां की गई हैं। पिछले कई समय से जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो इस रोड शो की तैयारियों में जुटे हुए थे, इस रोड शो को सक्सेसफुल बनाने में जुटे हुए थे और तस्वीरें वहां से भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे